ओके, हाँ बेटा नमस्कार। तो देखो, संभव क्लासेस ऑनलाइन डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उस पर एक बार फिर हम यहाँ पे आपके लिए हाजिर हुए हैं, तो आपका वेलकम है। और अपनी जो क्लास ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना जो टॉपिक है वो बड़ा लंबा खिंच गया है, ठीक है। और फर्स्ट टॉपिक था तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है, अच्छी तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो बाद में जो टॉपिक है उसको अपन अपने अकॉर्डिंग, जो टाइम के अकॉर्डिंग हम लेंगे, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन के आधार पर उसको हम डिवाइड करेंगे। तो देखो, अपना जो टॉपिक था, मैंने जो पिछला जो था लेक्चर अपना, उसके अंदर मैंने बताया था आपको, लास्ट जो टॉपिक छूटा था वो छूटा था मदिरा पे, ठीक है। तो नशीले पदार्थ हमारे चल रहे थे, तो नशीले पदार्थों के अंदर मदिरा का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। तो देखो आगे लेते हैं हम। हाँ ठीक है। तो ये मदिरा मैंने आपको समझाया था और अंत में इसके बारे में बताया कि साहब इसकी जो है, इसके जो हानिकारक जो कुप्रभाव है वो आपको देखने को मिले थे। और अगला जो टॉपिक है वो हम लेते हैं, कौन सा? अफीम। अच्छा टॉपिक है और अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो देखो बेटा, ओके ठीक है। तो देखो, अफीम क्या होता है कि जिस प्रकार से आपने तंबाकू पढ़ा, गुटखा पढ़ा, शराब पढ़ा, उसी प्रकार से क्या होता है कि जनरली जो अफीम होती है वो भी एक प्रकार से नशीली दवाइयों के रूप में या नशीली चीज़ें बनाने के रूप में काम में आती है। और जनरली जो हमें दवाइयाँ मिलती है, तुमने देखा होगा कि कई प्रकार की बाज़ार के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध है। उन दवाइयों के अंदर जो दर्द निवारक जो दवाई होती है, या किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, हेडेक वगैरह है, ठीक है, नींद वींद की कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उन पेशेंट को, उसके अलावा जनरली जो जिनको पागलपन के दौरे पड़ते हैं या शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को क्या होता है, इस प्रकार की जो दवाइयाँ होती है, नशीली दवाइयाँ, वो दी जाती है ताकि वो कुछ समय के लिए अपने जो मस्तिष्क है उसको शांत कर सके और कुछ समय के लिए वो अपने आप में एक अच्छा फील कर सके। इसलिए इन अफीम का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसीलिए अपने राजस्थान के अंदर भी कई जगह इसकी खेती होती है और अच्छी खासी पैदावार होती है इसकी, अच्छे खासे पैसे भी मिलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी आती है दवाइयाँ। और अब देखो क्या होता है कि जो अफीम होता है, इस अफीम को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। तो जनरली क्या होता है कि जो अफीम होती है वो एक पौधा होता है, जिस प्रकार से हमने तंबाकू का देखा था और उसका मदिरा के लिए देखा था सिम्टम कि किस प्रकार से वो प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार जो अफीम होती है वो भी एक पादप होता है, जिस पादप का नाम है पेपेवर सेमनीफेरम, ठीक है बेटा। अब ये जो नाम है ना इसका, इस अफीम का जो ये नाम है वो उसके अंदर पाए जाने वाले जो एल्केलॉइड्स, अभी पहले भी मैंने बताया था आपको कि जो निकोटीन है तंबाकू के अंदर पाया जाता है वो एक प्रकार का एल्केलॉइड्स है और वही एक नशीली चीज़ है जिसे नशा होता है। तो उसी प्रकार अफीम जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारे एल्केलॉइड पाए जाते हैं और उन एल्केलॉइड के जो नाम है, उन नाम के आधार पर ही, इन्हीं के आधार पर उनका नाम पड़ा है। तो ये एक प्रकार का पौधा है अफीम का, पेपेवर सेमनीफेरम, ठीक है। और इसके अंदर ये पेपेवर एक अलग एल्केलॉइड्स है और सेमनीफेरम एक अलग एल्केलॉइड्स है, वो बाद में आगे बताऊंगा। तो देखो, ये जो पौधा होता है पेपेवर सेमनीफेरम, इस पौधे के द्वारा क्या होता है, अफीम प्राप्त होती है। और किस तरीके से ये अफीम प्राप्त होती है मैं बता दूं। ये जो पौधा होता है, इस पौधे का जो फल होता है, जो फल होता है, उस फल को चीरा लगाने, उस फल के चीरा लगाने पे क्या होता है कि एक व्हाइट कलर का सा, दूधिया कलर का सा एक लेटेक्स या दूधिया पदार्थ प्राप्त होता है। और वो जो लेटेक्स होता है, ठीक है, श्वेत लेटेक्स कह दो इसको, लेटेक्स, ठीक है, या इसके अंदर जो रस होता है, व्हाइट कलर का जो रस होता है, इस फल को काटने पे जो हमारे को श्वेत लेटेक्स मिलता है, उस लेटेक्स को क्या होता है, सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में उससे वो अफीम बनाई जाती है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है कि जो अफीम है वो किस पादप के द्वारा या पादप के कौन से भाग के द्वारा प्राप्त होती है, तो जो सेमनीफेरम जो पादप है, पेपेवर सेमनीफेरम, उस पादप के फल के द्वारा क्या होता है, एक दूधिया कलर का लिक्विड निकलता है, द्रव्य पदार्थ निकलता है और उस द्रव्य पदार्थ को श्वेत लेटेक्स कहते हैं और उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में अफीम प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो श्वेत लेटेक्स है, इस लेटेक्स से क्या प्राप्त कर ली, अफीम प्राप्त कर ली। अब देखो क्या होता है
ये जो अफीम होती है, इस अफीम के अंदर क्या होता है, 30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस अफीम में 30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। जो यही महत्वपूर्ण है, यही चीज है जो नशीले पदार्थ है या नशा पैदा करती है। तो 30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। उन 30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स में क्या होता है, कुछ मुख्यतः होते हैं, बाकी आपको ज़्यादा याद नहीं रखने। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड्स जो हमारे कई प्रकार की चीज़ें बनाने के काम में आते हैं। तो उन एल्कोलॉइड्स के मैं मुख्यतः नाम बता दूं आपको। पहला तो वही जो उसमें था, किसमें, तंबाकू में था, तो वही एल्कोलॉइड्स इसके अंदर लिखना है। पहला है निकोटीन। तो ये याद रह जाएगा आपको कि पहला जो एल्कोलॉइड्स है वो क्या है, निकोटीन एल्कोलॉइड्स है। और दूसरे प्रकार का जो एल्कोलॉइड है वो है मार्फिन। और तीसरे प्रकार का जो है कोडीन। दोनों को मिश्रित रूप में दवाइयां बनाने के काम में लेते हैं। मार्फिन और कोडीन को एक साथ याद रखना है, मार्फिन और कोडीन। जो दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, जैसे आइडेक्स वगैरह तुमने देखा होगा, बाम वगैरह जो होती है वो इन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। उनके अंदर मार्फिन और कोडीन होता है। उसके अलावा कई प्रकार की टैबलेट्स भी होती है और उन टैबलेट्स को भी दर्द निवारक टैबलेट्स के रूप में मार्फिन और कोडीन को मिक्स करके बनाया जाता है। उसके अलावा इन दोनों के नाम लिख देना। एक तो हो गया पेपेवर, पौधे का नाम भी याद रह जाएगा और ये एल्कोलॉइड्स भी याद रह जाएंगे। तो ये हो गए कि मुख्यतः वैसे 30 प्रकार के एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं। जनरली आपको ये 5 प्रकार के एल्कोलॉइड्स जो है वो याद रखने हैं, निकोटीन, मार्फिन, कोडीन, पेपेवर और सेमिनिफेरम। ठीक है बेटा। तो देखो निकोटीन जो होता है उसका मैंने आपको बता दिया उपयोग। ठीक है, तो निकोटीन जो है उसका उपयोग भी क्या होता है, जो तंबाकू वगैरह होता है उससे भी प्राप्त होता है। तो इस तरीके से इसका प्रयोग भी कई प्रकार की जो दवाइयाँ होती है वो दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ समय के लिए जो व्यक्ति होता है वो यदि मान लो थकान की स्थिति में है और बहुत ज़्यादा उसको चिंता हो रही है, तो वो क्या होता है, इस निकोटीन से बनी हुई कोई दवाई अगर लेता है तो उससे क्या होता है, कुछ समय के लिए उसके मस्तिष्क को राहत मिलती है। वो इसलिए मिलती है क्योंकि ये जो नशीली चीज़ें होती है ये डायरेक्ट हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं और हमारे मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, समझ रहे हो, आगे पढ़ाऊंगा इसको। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ से संवेदनाएं देने वाले, जैसे दर्द हो रहा है, चिंता हो रही है, तो उसकी जो संवेदनाएं हैं उनके जो पॉइंट होते हैं वो यहाँ पे है। ठीक है, अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है तो उसका पॉइंट है, अगर हाथ में दर्द हो रहा है उसके पॉइंट है, सबके यहाँ पे संवेदी पॉइंट है। और उन्हीं संवेदी पॉइंटों के द्वारा हमारे को संवेदनाएं मिलती है कि इस व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो वो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, संवेदना देते हैं, फीलिंग्स लाते हैं हमारे मन में या हमारे मस्तिष्क में, फीलिंग्स क्रिएट करवाते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क में जाने के बाद में सीधे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, संवेदांग होते हैं, उनको इफेक्ट करते हैं और कुछ समय के लिए क्या होते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, अमूर्त स्थिति में आ जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, वहां से जो फीलिंग्स होती है, जो संवेदना मिल रही है, वो संवेदना कुछ समय के लिए रुक जाती है और व्यक्ति वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। ठीक है, एक प्रकार से हम ये कहते हैं उसको नशा होता है। वो नशे के अंदर उसको हर चीज वो भूल जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में जीता है, यानी कि कुछ ऐसी बहकी बातें करने लग जाता है। और वास्तविक जो उसकी घटना हो रही है उसके शरीर में, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम से दूर हट जाता है, उसका ध्यान जो होता है वो बिल्कुल हट जाता है। ओके, तो ये होता है निकोटीन। उसी प्रकार से मार्फिन जो कोडीन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना इसको, कई बार क्वेश्चन पूछ लिए गए इससे, तो इसलिए मैं इसको हिंट आउट कर रहा हूँ। ये जो मार्फिन और जो कोडीन होते हैं, ये वाले, ये मार्फिन और कोडीन जो होते हैं, इनके द्वारा दर्द निवारक, क्वेश्चन पूछा गया है, दर्द निवारक दवाइयां बनाने में, तो मार्फिन जो कोडीन है उनका जो प्रयोग है वो दर्द निवारक जो दवाइयां हैं वो बनाने में किया जाता है। तो दर्द निवारक में बहुत आती है, जैसे आइडेक्स वगैरह, बाम वगैरह आती है, वो भी है। और उसके अलावा भी कई प्रकार के टैबलेट्स वगैरह आती है, उसके अंदर भी ये मार्फिन और कोडीन मिलाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नशा इन्हीं के अंदर पाया जाता है वैसे। और तुमने देखा होगा कि वर्तमान के अंदर इसका चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आगे बताऊंगा मैं आपको। इसका बहुत ज़्यादा चलन बढ़ रहा है कि जो छोटी उम्र के जो बच्चे हैं वो नशे के लिए इन चीज़ों का उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बनी है दवाई के रूप में, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा गलत होने लग गया है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना भी होगा कि जो बाम वगैरह होती है, ठीक है, आइडेक्स वगैरह होती है, तो इनकी जो दवाई थी उस दवाई को बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बिक्री हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि इस दवाई को लोग डायरेक्टली मुंह के अंदर खाने लग गए थे
और वो इसलिए क्योंकि उससे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में नशा होता है और व्यक्ति जो होता है वो कुछ ऐसी उसके प्रॉब्लम यदि घटनाएं होती है जो उसको टेंशन में लाती है, वो टेंशन वगैरह से विमुक्त हो जाता है कुछ समय के लिए, और फिर यही चीज़ उसकी आदत यदि बन जाती है तो व्यक्ति जो है वो फिर किसी हालत में बच नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो लत है ऐसी होती है कि व्यक्ति इसको छोड़ भी नहीं सकता। यदि छोड़ दिया तो भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं छोड़ा तो उसके शरीर के जितने भी अंग वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे और व्यक्ति मृत्यु हो जाएगी। आगे देखो इसी प्रकार पेपर और सेमनीफ्रेम भी इसी प्रकार के एल्कलॉइड्स है जिनके द्वारा कई प्रकार की जो दवाइयां हैं वो बनाने में काम में लेते हैं। ओके, तो ये तो एक इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि साहब अफीम जो होता है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। अब देखो अब क्या है कि जनरली तुमने देखा होगा कि आमतौर पे अफीम जो होती है उसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में किया जाता है। लोग क्या होते हैं आनंद की अनुभूति करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। गाँवों के अंदर आज भी ये प्रथा है, ठीक है, गाँवों के अंदर आज भी अफीम दी जाती है, काढ़ा बनाया जाता है अफीम वगैरह का, गांजे का, चरस का। तो इस प्रकार से क्या होता है कि व्यक्ति जो है अफीम का जो प्रयोग है वो क्या करता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करने लग गया। एक बेसिकली जो होता है आम बात होगी, आम तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है, आम तौर पर गाँवों में प्रयोग, ठीक है। माता जो होती है वो अपने बच्चे को क्या होती है सुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करती है। तुमने देखा होगा जनरली जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों को सुलाने के लिए भी इसका प्रयोग करती है, ठीक है। तो ये जो छोटी उम्र के अंदर इसका जो प्रयोग हो रहा है ये आगे चल के क्या होता है उन बच्चों की आदत बन जाता है और आदत बनने के बाद में वो इसके शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और होती है, तुमने देखा होगा कि आपने एक हेरोइन का नाम सुना होगा, ठीक है। अफीम का ही एक उत्पाद है, अफीम से ही बनाया जाता है हेरोइन को, और जो हेरोइन होती है उस हेरोइन की तस्करी होती है। और आप जानते हो कि तस्करी किस चीज़ की होती है, जो चीज़ अनवांटेड होती है, जिसको गवर्नमेंट ने अनुमति नहीं दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है और बहुत ज़्यादा पैसों में आती है। तो ये जो है हेरोइन है वो भी एक क्या है अफीम का ही एक उत्पाद है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग होता है, इसकी तस्करी होती है और ये भी एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मात्रा में नशीला पदार्थ है, ठीक है। उसके अलावा आपने डोडा नाम सुना होगा, एक डोडा, ठीक है। डोडा यानी जनरली क्या होती है, जैसे मान लो कि खांसी होती है किसी को, लंबे समय से अगर खांसी चल रही है तो क्या होता है कि जो डोडा आता है उसको उबाल के, डोडे के वो आते हैं छाल आती है, उसको उबाला जाता है और उबाल के फिर क्या में उनको दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कुछ समय के लिए जो संवेदनाएं हैं खांसी की वो अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ फील करता है। तो ये जो डोडा है ये भी एक प्रकार का नशीला पदार्थ जो कहाँ से प्राप्त होता है, अफीम का जो फल होता है, अफीम का जो फल होता है, फल को सुखाकर उसकी जो छाल होती है, सुखाकर उसकी जो छाल होती है, छाल को उबालकर बनाया जाता है, ठीक है बेटा। तो अफीम का जो फल होता है उस फल को सुखा लिया जाता है। उससे पहले तो अफीम प्राप्त कर लेते हैं, उसके लेटेक्स को निकाल लेते हैं, फिर बाद में जो उसका पोर्शन बचता है, उसका जो टुकड़ा बचता है फल का, उसको सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में उसके जो छाल होती है वो निकाली जाती है, ठीक है। नारियल होता है उस टाइप से उसकी छाल होती है वो निकाली जाती है और उसको फिर बाद में क्या करते हैं पानी के साथ उबाला जाता है और उबालने के बाद में जो कंटेंट बचता है पानी के अंदर वो कंटेंट क्या होता है डोडे के रूप में प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ये चीज़ें हैं जो आपको आमतौर पे मिलती है और इसके अंदर कुछ है नहीं। याद करने की जो चीज़ है मेनली ये होती है, बाकी इनके जो उपयोग है, इनके जो दुरुपयोग है वो आप सब जानते हो, इसको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, टॉपिक को ज़्यादा लंबा खींचना नहीं है। आप सब जानते हो कि अफीम जो होती है वो कई मात्रा में प्रयोग की जाती है। तो ये था हमारा अगला टॉपिक कि साहब अफीम जो होता है वो एक नशीली दवाई के रूप में उपयोग में लिया जाने लगा। आप जानते हो कि अभी छोटी उम्र के अंदर बच्चे इसके लत के शिकार है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है और यहाँ नहीं तो जो हमारी फॉरेनर कंट्रीज होती है वहाँ पे जो हमारे इंडियन जो बच्चे रहते हैं वो भी इसके लत के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में ये हेरोइन स्मैक वगैरह चलता है। ओके, तो ये था हमारा अफीम वाला टॉपिक। ओके, आगे देखो, अब देखो इसका जो दुरुपयोग है उस दुरुपयोग में आप जानते हो कि यदि लगातार मात्रा में यदि अफीम का सेवन किया जाता है तो व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ये डायरेक्ट क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और जब मस्तिष्क को प्रभावित करता है तो यदि आप इसके शिकार हो गए, इसकी लत आपको लग गई तो उससे क्या होगा कि लगातार आपके मस्तिष्क के ऊपर क्या होगा इफेक्ट पड़ेगा इसका। एक बार दो बार पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि लगातार हमारे मस्तिष्क के न्यूरोट्रांसमीटर को यदि छेड़ा जाता है, अर्थात प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, प्रकृति ने जो चीज़ दी है उसके साथ आप छेड़खानी कर रहे हो, तो आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा।
और अंततः समय जो बच्चा होता है या जो व्यक्ति होता है जो इसका लगातार सेवन कर रहा है, वो क्या करता है कि अपने आप को आपे से बाहर कर लेता है और एक पागलपन की जो स्थिति होती है वो उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति जो होता है वो पागलपन का शिकार हो जाता है, अपना संतुलन खो बैठता है, वो कुछ ऐसी बुराइयों के अंदर धकेल जाता है, लूटमार वगैरह जो भी है, मर्डर वगैरह, इससे कुछ करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसको संवेदना मिल नहीं रही है, उसके अंदर जो अनुभूति होती है, जो एहसास होता है, जो मानवता होती है वो खत्म हो जाती है और वो अपनी वास्तविक जिंदगी में ना जी के एक दूसरी दुनिया में जीता है। तो वो जब दूसरी दुनिया में जीता है तो वो किसी के बारे में सोचता नहीं है और इसी प्रकार क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है वो बुराइयों के दलदल में चला जाता है। तो इस चीज़ का जो सेवन है बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये था अफीम। अब देखो एक टॉपिक आपके इसके अंदर और बचा है, कुछ अन्य प्रकार की नशीली चीज़ें, उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अन्य प्रकार की नशीली चीज़ों में क्या होता है, तुमने देखा होगा अन्य नशीले पदार्थ, अन्य नशीले पदार्थ। तो देखो आपने नाम सुना होगा, ठीक है, चरस, ठीक है, गांजा, ओके, चरस, गांजा वगैरह और कुछ ऐसी चीजें और भी। उसके अलावा देखो मैं बता दूं आपको, एक होता है थिनर, ठीक है, इसको वैज्ञानिक जो नाम है वो होता है एसीटोन, ओके। और उसके अलावा देखो जो अपने नेल पॉलिश होती है, नेल पॉलिश होती है, तुमने देखा होगा कभी, उसको आप सूंघ के देखना, उसके अंदर भी कुछ ऐसा एहसास होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, नशीला पदार्थ मिलाया जाता है। तो जो नेल पॉलिश होती है, उसी प्रकार अभी मैंने बताया था जो आइडक्स वगैरह, दर्द निवारक जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ जिसके अंदर मैं बता दूं आयोडेक्स, ठीक है, बाम, ओके, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये भी एक प्रकार की नशीली दवाइयाँ होती है जो बहुतायत में बाजार में मिलती है और यदि बच्चा इनका सेवन करने लग जाता है तो उसके लिए वो ईजी हो जाता है। अगर वो ओरिजिनल जो नशीली पदार्थ है उनका यदि सेवन करता है तो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, लेकिन ये जनरली मिलती है। इनको फिर बाद में क्या होता है कि वो यूजेबल करने लग जाता है लगातार, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वही नशे का आदत पड़ जाती है। और उसके अलावा देखो एक चीज़ और होता है, ये दवाइयाँ मार्केट मिलती है नाइट्रोजिपाम, ठीक है, और ये होती है डाइजीपाम। ये जो चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, निम्नलिखित 4 या 5 प्रकार की नशीली दवाइयाँ उनका नाम बताइए। तो नाइट्रोजिपाम, डाइजीपाम, ठीक है, थिनर, गांजा, चरस, नेल पॉलिश वगैरह और भी काफ़ी सारी है, आपकी बुक के अंदर देख भी रखी है। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो दवाइयाँ हैं इनका पता होना चाहिए कि ये जो दवाइयाँ होती है ये एक प्रकार से आनंद की अनुभूति के लिए लोग इसका यूज करते हैं। और जब इनकी आदत पड़ जाती है, जब इसके शिकार होते हैं, तो व्यक्ति के अंदर क्या होती है, कई प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है और व्यक्ति जो है वो नशे का आदी बन सकता है। तो ये था हमारा एक अगला टॉपिक जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। ओके बेटा, तो ये था हमारा जो टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये टॉपिक था कि हमारे जीवन काल के अंदर या हमारे यहाँ पे जो नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली इसको पढ़ा दिया है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब आगे चलते हैं, हम जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो इसे क्वेश्चन आने की संभावना बनती है, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ थी कि आज मेरे लेक्चर के अंदर कुछ कमेंट्स आए थे तो उस कमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि एक क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर जो स्पिग्नोमेनोमीटर है उसकी जो खोज है वो किसने की थी। तो देखो बेटा क्या होता है कि जो ये स्पिग्नोमेनोमीटर है इसको जब रिसर्च किया गया था तो उस समय जो वैज्ञानिक थे वो फॉरेनर वैज्ञानिक थे और उनका फिक्स जो है वो नेट पे भी नहीं दे रखा है, फिक्स उनका नाम नहीं दे रखा है कि साहब इन्होंने ही किया था। उसके अंदर 2-3 नाम दे रखे हैं, रिचर भी दे रखा है, राग्रोसी भी दे रखा है, ठीक है। तो इन्होंने इनका जो है इनको मॉडिफाई किया था, लेकिन वो फिक्स वो नहीं है कि साहब कौन से स्पिग्नोमीटर की बात कर रहे हैं और नेट पे भी पूरा दे नहीं रखा है। और दूसरी बात ये है कि आपके सिलेबस के अंदर भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डीपली जा रहा हूँ और
इतना ज़्यादा जा रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और स्पिग्नोमेनोमीटर की खोज का अभी तो कोई क्वेश्चन बना नहीं है। तो यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको बिल्कुल ज़रूर बताऊंगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। फिलहाल तो उससे वही क्वेश्चन बनता है कि साहब सबसे पहले जो रक्तचाप है उसका मापन किसने किया था? तो मैंने बता दिया, स्टीफन हेल्स ने सन 1733 में घोड़े होते हैं, उन घोड़ों की नाड़ी से उसका रक्त का मापन किया था। तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पूछना है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछिए, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होने चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। और मैंने आपको वापस बता दूं कि मेरे सब्जेक्ट के अंदर आपकी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप किसी क्वेश्चन को पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ छोड़ता भी नहीं हूँ। वैसे मेरे लेक्चर बहुत लंबे होते हैं, एक चैप्टर को बहुत ज़्यादा खींचता हूँ, तो अब तो मेरे पास 60% कोर्स है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से आप इजीली पढ़ सकते हो ब्रीफली, ठीक है। जो आपका 40% सिलेबस हटाया गया है उसका जो फायदा है वो तो मिलेगा आपको कि भाई आपने 40% सिलेबस जो गवर्नमेंट ने हटाया है तो उसके जगह में पूरी भरपाई कर दूंगा। जो 60% आपका सिलेबस है उसके अंदर आराम से 20 या 30% अलग से एक्स्ट्रा जो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जोड़ के मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना और लगातार आप लेक्चर जो है उसकी रीडिंग करना, ओके। अब देखो अगला जो टॉपिक है अपना, लास्ट टॉपिक है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देती है, ठीक है। जैसे जनरली मैंने मोटापे के अंदर बताया था तुम्हारे को, कैसा मोटापा जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा उन व्यक्तियों के अंदर जो व्यक्ति बाजार की जो चीज़ें होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करते हैं, ठीक है। जनरली बाहर की जो चीज़ें होती है, तुमने देखा होगा कि जो अच्छे खासे परिवार के जो बच्चे होते हैं वो जनरली आपको बहुत ज़्यादा हेल्थी मिलेंगे। हेल्थी का मतलब मोटापे के शिकार मिलेंगे, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, जनरली बाहर की जो चीज़ें होती है जिनके अंदर जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है, जैसे चाउमीन, बर्गर, पैटीज, ठीक है, तो इस प्रकार की पोहे वगैरह, इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो जनरली वो यूज करते हैं। तो ये जो जंक फूड आप खा रहे हो, जो बाहर से आप बनाई हुई जो तली हुई चीज़ें हैं वो खा रहे हो, तो इन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा कि आपकी जो मोटाई है, आपके शरीर की जो मोटापा है वो बढ़ने के साथ साथ आपके जो शरीर के कई प्रकार के जो अंग होते हैं वो अपनी क्रियाविधि को क्या होगे, अनियमित कर देंगे, क्योंकि ये हमेशा एक जहरीली चीज़ के रूप में काम में आता है। यदि आपको पता थोड़ी चलता है कि ये जो चीज़ है कब की बनी हुई है, कब से ये बनी है, कब तक ये यहाँ पे चलेगी, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, तो आपको कुछ पता नहीं रहता और आप सीधे जाते हो और उन चीज़ों का सेवन करते हो। और उसमें क्या होता है कि वो अगर 10 दिन पहले की अगर वो बनी हुई है तो आप उसको आराम से बड़े चाव से खाते हो, बड़े मज़े से खाते हो, ठीक है। क्योंकि अच्छी चीज़ जो होती है ना वो ज़्यादा मात्रा में हमारे को टेस्टी नहीं लगती है, वो थोड़ी सी हमारे को अच्छी लगती है और थोड़ी सी हम उसको खा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ लोकल होती है, जो चीज़ ऐसी होती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, वो चीज़ हमेशा आपको टेस्टी लगेगी, तो आप बड़ा टेस्ट लेके उसको बड़े चाव से खाते हो। तो मेरा जो उपदेश है वो आपको यही रहेगा कि ऐसी चीज़ें जो होती है उन चीज़ों का जो सेवन है वो कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें होती है जो आपको कभी भी किसी भी बीमारी से प्रेरित कर सकती है और आपको इसके हानिकारक जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो इसी प्रकार हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो है वो आपका एक टॉपिक बचा है जिससे कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो जो टॉपिक है वो आपका जो टॉपिक है वो है कोल्ड ड्रिंक्स। वो जो टॉपिक बचा है वो बचा है कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखो बेटा ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा बड़ा है, इसको मैं चाहता हूं कि ये अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक है तो इसको तरीके से समझाऊं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मेरा जो है वो मकसद है कि आपको तरीके से इसको समझाऊं। तो ये जो टॉपिक है ये मैं कल लूँगा, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, और उसके बाद में एक अच्छा सा टॉपिक, बच्चों की जो डिमांड है कि साहब फिजिक्स स्टार्ट करो, तो हो सकता है मैं फिजिक्स स्टार्ट करूं या हो सकता है कि मैं कंटिन्यूटी में लूं, ठीक है। तो वैसे मेरा ध्येय ये रहता है कि बच्चे को जो 4 सब्जेक्ट आपके दे रखे हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट, तो उसमें एक एक टॉपिक को पर्टिकुलर लेना चाहिए ताकि बच्चे का जो माइंड है वो हर दिशाओं में दौड़े। तो मेरा यही ध्येय रहता है और मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। बाकी जो भी आपकी व्यवस्था बनेगी मैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा। तो बिल्कुल वो टॉपिक अगला लेंगे, बड़े मजे से पढ़ेंगे। तो ये जो टॉपिक है इसको मैं कल आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से, और कल ही हम अपना जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर देंगे। और जनरली इसका जो बेसिक आइडिया है वो आपको सबको है, और यदि मैं इस टॉपिक को अगर समझाता हूँ तो मेरे हिसाब से इन फ्यूचर जो कोल्ड ड्रिंक्स कंपनी वाले हैं उनको बड़ा घाटा लगेगा,
वो इसलिए क्योंकि यदि इनके हानिकारक जो दुष्परिणाम है वो आपको देखने को मिलते हैं और यदि आप समझदार हो, उस चीज़ को मानते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो चीज़ होती है वो हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है, इतनी ज़्यादा कि आप विश्वास नहीं करोगे। और इतना ज़्यादा इसके अंदर कंटेंट मिलाए जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमारे शरीर को गला तक सकते हैं। यानी कि ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है। हम जो खाद्य पदार्थों के रूप में जो चीज़ उपयोग में लेते हैं, उन चीज़ों में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे बॉडी के किसी पार्ट को वो जला दे या उसको डैमेज कर दे। लेकिन ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐसे पदार्थ आपको मिलेंगे, वो पदार्थ क्या करेंगे, हमारे शरीर को एक तेजाब की तरह जला सकते हैं और हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा वो हानिकारक प्रभाव मिलेंगे। और जनरली हम देखते हैं कि साहब और यार एसिडिटी हो रखी है, मेरे पेट में जलन लग रखी है, गर्मी हो रही है, अपन कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। अरे भैया, उसकी बजाय आप जूस पियो ना। यदि आप कहते हो कि मेरे पेट में जलन हो रही है और मेरे को एसिडिटी है, ये है, वो है, गर्मी लग रही है, तो मैं कोल्ड ड्रिंक से ठीक हो जाऊंगा, तो ये जो आपकी सोच है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। कभी ऐसा नहीं होता है। कुछ समय के लिए वो अपने आप को फील करता है कि मेरे पेट के अंदर जो जलन है वो खत्म हो गई, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जलन और ज़्यादा बढ़ जाती है और उस जलन के चक्कर में वो व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाता है और कई प्रकार की जो चीज़ें वो शरीर में घटना घटती है और व्यक्ति जो होता है उसके अंग जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में विस्तार से मैं कल आपको बताऊंगा। ओके, तो अपने लास्ट टॉपिक है और इतनी सारी क्लासें हो गई, तो मैं बताना चाहूँगा कि अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि मेरी जो क्लास है उसके अंदर जो बच्चे हैं भैया वो गए कहाँ पे, अभी भी मस्ती कर रहे हैं। अभी भी उनका जो है जो कोरोना लॉकडाउन है वो अभी भी उनका ख़त्म नहीं हुआ है। कई बच्चों को ये पता भी नहीं है कि साहब राजस्थान बोर्ड के जो एग्ज़ाम है अपने उसके फॉर्म लगा रहे हैं, तो स्कूल में जाके फॉर्म भी लगाने आपको, उसकी डेट आ चुकी है, तो फॉर्म भी भरने हैं। और उसके अलावा अगर फॉर्म भरवा रहा है राजस्थान बोर्ड तो एग्ज़ाम होंगे। तो भैया फिर वो बच्चे गए कहाँ, 10th के इतने सारे बच्चे हैं, लाखों की संख्या के अंदर 10th के बच्चे, तो फिर वो बच्चे गए कहाँ सो रहे हैं। तो उन बच्चों को आपको जगाना है, वो बेचारे वो भी पढ़े और कल को जब उनका बोर्ड का रिजल्ट आए तो उनको भी एक खुशी अनुभव हो और मुझे भी अच्छा लगे कि बच्चों ने मेहनत की और अच्छा परसेंटेज बनाया। क्योंकि मेरा जो कर्तव्य और ध्येय रहता है वो रहता है बच्चे का 99 to 100 नंबर, और बना चुका हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ मैं पढ़ाया मैंने, तो मेरे जो लेक्चर हैं उनके द्वारा बच्चों के 99 और 100 नंबर बने हैं। पूरी साइंस मैंने पढ़ाई है, तो मेरा ध्येय रहेगा आपका 199 क्रॉस आउट करना। और उसकी वजह से उसको आप तभी पूरा कर सकते हो जब आप एक ही लेक्चर को आप कंटिन्यू सुनो। तो जो बच्चे अभी वर्तमान के अंदर सो रहे हैं उनको जगाओ और उनको बताओ कि क्लासें स्टार्ट हो गई है। और ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी सिद्ध होगी, क्योंकि आप अपनी जो पढ़ाई है उसको रेगुलर रख सकते हो। अब कोई कहता है साहब ये पढ़ाई अलग है, वो तो ये आपकी एक सोच होती है साहब कि आप स्कूल में जाओ, थोड़ी बहुत बदमाशी करो, इधर उधर जाओ, घूमो फिरो, तब आप पढ़ोगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कैसे भी पढ़ सकते हैं और इससे शानदार आपकी पढ़ाई है वो स्कूल में भी नहीं होगी। आराम से इजी वे के अंदर आराम से अपना जो हेडफोन है वो लगा के और क्लियर कर तरीके से आपका मन करे जब भी आप इसको रेगुलर स्टडी करो। तो ये चीज़ बेनिफिशियल है तो है, यदि आप मानते हो तो ठीक है, अगर आप नहीं मानते हो तो मैं तो मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन स्टडी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे अनुभव है इस चीज़ का कि आराम से पीसफुल इन्वायरमेंट के अंदर आप आराम से इजीली इस क्लास को देख सकते हो। और बस इतना इसका फायदा है कि आप मन चाहे टाइम कभी भी आप इस क्लास का यूज कर सकते हो। बाकी स्कूल के अंदर तो डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, ये वो कई चीज़ें होती है। कंसंट्रेशन अच्छी रहती है मानता हूँ, लेकिन कंसंट्रेशन में रखना अपने आप पे डिपेंड करता है। यदि आप खुद अपने आप में सेल्फिश हो, समझदार हो, तो आप अपने आप को डिसिप्लिन में रख सकते हो और इन क्लासों का आप यूज कर सकते हो। तो सभी बच्चों को बताएं, क्लास का नाम है संभव क्लासेस है और यूट्यूब के अंदर ये आपको मिल जाएगी। और यूट्यूब के अंदर आप, मैंने बताया भी था, आप इसको सर्च करना इस नाम से, या तो आप लिंक भेजना, नहीं भेज पा रहे हो तो आप इस नाम से सर्च करना यूट्यूब पे। तो आपको इस नाम से सर्च करने के बाद में एक लोगो दिखाई देगा संभव क्लासेस का, और जो लोगो है उस लोगो को सब्सक्राइब करना और उसके बाद में जो भी ऑनलाइन जो वीडियो है वो आपके मिलते रहेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। तो कल हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में शायद हो सकता है कि पूरा टॉपिक होने के बाद में मैं टेस्ट पेपर दूं आपको, आपका जो है क्वेश्चन प्रॉब्लम सोल्व कराऊं। लेकिन फिलहाल तो जो चैप्टर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको फिलहाल ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन प्रॉब्लम की, फिर भी हम देखेंगे कि क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कराएं। ओके बेटा, थैंक यू।